हाय। इस वीडियो में हम कवर करेंगे राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22, जिसके अंदर में आर्टिकल 19 में हम 6 जो फ्रीडम है वो देखेंगे, जिसमें स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, असेंबली, एसोसिएशन, देन मूवमेंट, रेसिडेंट एंड प्रोफेशन। इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। इसके ऊपर क्या क्या जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो सभी चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। देन जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, इसको भी हम समझेंगे, दैट इज अंडर द आर्टिकल 20। देन 21 आर्टिकल 21, दैट इज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन आर्टिकल 21A, एलिमेंट्री एजुकेशन। देन 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। ये सभी को हम वन बाय वन डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स, दैट इज दी सिक्स राइट कौन से? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, देन मूवमेंट, ओके, सेटलमेंट एंड ऑक्यूपेशन, दैट इज प्रोफेशन। तो ये सभी चीज़ें हम अभी शुरू करेंगे थ्रू आर्टिकल 19। अब देखिए, ओरिजिनली यहाँ पे टोटल 7 राइट्स थे, जिसमें से जो जो सातवां राइट था, दैट इज दी राइट टू एक्वायर लैंड, होल्ड लैंड एंड डिस्पर्स, ओके, डिस्पोज प्रॉपर्टी। ये जो राइट था इसको डिलीट किया गया। जो सेवन्थ राइट था, अभी ओरिजिनली ओरिजिनली यहाँ पे 7 राइट्स थे, लेकिन अभी करंटली यहाँ पे 6 राइट्स है। तो जो सेवन्थवा राइट था, दैट इज राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये डिलीट किया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, मेनली जो राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी है, इसको डिलीट किया गया। देन जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये जो है प्रोटेक्शन, जो 6 राइट्स दिए गए हैं, मेनली ये क्या है? ये प्रोटेक्शन है अगेंस्ट दी स्टेट, जो स्टेट का एक्शन होगा उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन है, नॉट फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन नहीं है। देन ओनली फॉर द सिटीजन, नॉट फॉरेनर और लीगल पर्सनल, ये जो 6 राइट प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट इज ओनली फॉर द सिटीजन के लिए। ये फॉरेनर और लीगल पर्सन, जिसमें लीगल पर्सन में कौन कौन आते, जैसे कंपनीज आते अलग अलग इस टाइप से, तो ये इनके अंदर कवर नहीं होंगे। और इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो आर्टिकल 19 के अंदर लिखे गए। तो इन सभी को हम डिटेल में अभी वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? एवरी सिटीजन express his view, opinion, belief and conviction freely by word of mouth, writing और प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मैनर्स। जो सिटीजन होगा, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके पास अधिकार है कि वो अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते, अपने बिलीफ को एक्सप्रेस कर सकते, और वो ये सभी को थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और राइटिंग और प्रिंटिंग और यू कैन से पिक्चरिंग, ये सभी मैनर्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने अपने व्यू, ओपिनियन, बिलीफ, ओके। देन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया इसके बारे में, ये अभी हम समझेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसके अंदर क्या क्या कवर हो सकता है इसके बारे में बताया, जिसमें जैसे राइट टू प्रोपेगेट वन व्यू एज वेल एज द व्यू ऑफ अदर। मतलब ये कि ये अधिकार है कि अपना व्यू के साथ साथ दूसरे का भी व्यू बता सकता है, ये अधिकार है, ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है, ये भी इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। देन राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन कन्वेंशन, तो सॉरी कन्वर्जन्स, तो जो टेलीफोन कन्वर्जन होता है उसके अगेंस्ट में, मतलब जो टेलीफोन कन्वर्जन के अंदर में जो टैपिंग होता है उसके अगेंस्ट में भी आपके पास अधिकार है। देन थर्ड वन इज द राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज द गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आपके पास एक राइट टू टेलीकास्ट है, और इसमें गवर्नमेंट के पास कोई मोनोपोली नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। जैसे आज के समय में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ओके, जिस तरह से अभी आ रहा है, सामने आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये जो राइट टू टेलीकास्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। देन राइट अगेंस्ट बंच और दी पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। देन राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, उसके लिए आरटीआई एक्ट आया है 2005। राइट टू नो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। देन फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। देन राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, तो जो न्यूज़पेपर के
ऊपर जो प्री सेंसरशिप मतलब पहले से ही मतलब उसको पब्लिश होने से पहले, न्यूज़पेपर को पब्लिश होने से पहले जो सेंसरशिप लगती है उसके अगेंस्ट में जो अधिकार है, मतलब उसके अगेंस्ट में अधिकार है आपके पास। ओके, थ्रू दिस स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, देन राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट टू राइट टू स्ट्राइक। तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार है इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में, बट आपके पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है। और जो राइट टू स्ट्राइक है ये आपका कंपनी एक्ट के अंदर, या हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर कवर होता है, जो राइट टू स्ट्राइक है वो। उसके बाद इसके ऊपर कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। इसके अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जैसे कि जो एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवेरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की सोवेरिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ला सकता है इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। देन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, इसके बेस पे भी आपके ऊपर इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बेस ऊपर रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकते हैं। देन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट लेके आ सकता है। देन डिसेंसी और मोरालिटी के बेस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या डिफेमेशन एंड इंसिटमेंट टू एन ऑफेंस, इसके बेस पे भी जो जो स्टेट है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ला सकता है ऑन इसके ऊपर, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बेस, इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ला सकता है ये सभी बेस के ऊपर। मतलब ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ये इसके बेस पे, इसके ऊपर मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ले आ सकता है, जो कि रेस्ट्रिक्शन है ओके ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंट और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये सभी क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। अभी हम समझेंगे फ्रीडम ऑफ असेंबली। देखिए इस फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर में आपको अधिकार है कि आप पीसफुली और विदाउट आर्म आप असेंबली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। असेंबली का मतलब होता है पब्लिक मीटिंग या डेमोन्स्ट्रेशन या कोई भी प्रोसेशंस। तो इसके लिए आप अधिकार, आपके पास अधिकार है कि आप विदाउट आर्म पीसफुली आप कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं या कोई भी प्रोसेशन कर सकते हैं, लेकिन ये सभी आपको पब्लिक लैंड के ऊपर करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या क्या कवर नहीं होगा इस फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर में, जो वायलेंस होगा या डिसऑर्डरिटी या राइट्स होंगे, इस टाइप की चीज़ें इस फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर कवर नहीं होगा। इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, इस फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। दैट इज द मेनली टू रेस्ट्रिक्शन है। पहला है सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, उसको बनाए रखना है, उसके बेस पे आपके फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। देन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आ जा सकता है, जिसमें आपकी मीटिंग को कैंसिल भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। देन जो सेक्शन 141 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसके जरिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास ये अधिकार है कि वो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या जैसे कोई डेंजर या कोई ह्यूमन लाइफ, हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें सेक्शन 141 लेके आ सकता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो इसके अंदर में क्या क्या आता है कि आप मतलब मेनली असेंबली जो है, असेंबली 5 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका इंटेंशन पब्लिक लॉ या ऑर्डर को डिस्टर्ब करना है तो इन दैट केस आपके मतलब 5 लोग से ज़्यादा असेंबल नहीं हो सकते एक जगह पे। देन एनी मिसचीफ और क्रिमिनल जैसे कुछ ट्रेंसपास होता है तो उसके केस में भी, देन फोर्स सम पर्सन टू डू इलीगल एक्ट, तो इन सभी केसेस में सेक्शन 141 ऑफ सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड 1973 के जरिए डीएम क्या लगा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ला सकता है। ओके, तो इस तरह से ये है असेंबली के बारे में। इसके अंदर मेनली दो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, और इसमें जो सेक्शन 141 है आप सीपीसी, जिसमें डीएम भी रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकता है। और इसके अंदर ये सभी कवर नहीं होगा, वायलेंस, डिसऑर्डरली और राइट्स।
और ये सिर्फ पब्लिक लैंड पे ऊपर हो सकता है असेंबली। तो असेंबली का मतलब होता है मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन या किसी चीज़ का प्रोसेशन। तो ये विदाउट आर्म होगा। तो ये सब था असेंबली के बारे में। अभी हम समझेंगे एसोसिएशंस। एसोसिएशंस का मतलब होता है यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये जो एसोसिएशंस है ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, कंपनीज हो सकते हैं। मतलब आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बना सकते, फॉर्म कर सकते। तो ये जो एसोसिएशन है, यूनियन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इसके अंदर क्या क्या कवर हो सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज, आप पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते, कंपनीज बना सकते, पार्टनरशिप फर्म बना सकते अलग अलग लोगों के साथ मिलके, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रेड यूनियन, इस टाइप की चीज़ें आप फॉर्म कर सकते हो। ये आपके पास एक फंडामेंटल अधिकार है। इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि सोवेरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो इसके बेस पे आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकता है। मतलब आपको बोला जा सकता है कि आप अगर ये पता चलता है कि देश की इंटीग्रिटी और सोवेरिटी के ऊपर खतरा है, तो आपको यूनियन बनाने के लिए मना किया जा सकता है। या कोई अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है या मॉरलिटी, ये सब भी क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है फॉर दिस एसोसिएशंस। तो राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन, ये क्या है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो आपको तो अधिकार है कि आप, फंडामेंटल राइट्स है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन इसको रिकॉग्निशन मिलना ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू स्ट्राइक है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है आपका, जो कि ट्रेड यूनियन के अंदर में मेनली ये कन्फ्यूजन में आता है। लेकिन ये राइट टू स्ट्राइक जो है आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसके जो भी प्रोविजंस है ये इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर कवर होते हैं। तो ये था फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब समझेंगे हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या होता है। देखिए, एवरी सिटीजन मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। देश में हर एक सिटीजन फ्रीली मूव हो सकता है, कहीं पे भी जाके, मतलब कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी मूवमेंट अपना कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहला कि इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, वहाँ की जो जनरल पब्लिक है उनके बारे में भी सोचा जाएगा। अगर वहाँ पे जनरल पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है तो फिर आपका मूवमेंट स्टॉप किया जा सकता है। जैसे कि जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, तो इनका भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का क्या होता है, कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, इनकी कस्टम अलग होता है, मैनर्स अलग अलग होता है, इनकी बहुत सारी चीज़ें अपने से, एक नॉर्मल व्यक्ति से अलग होता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। देन ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इसके दो डायमेंशन है। सबसे पहला इंटरनल, दूसरा है मतलब इंटरनल और आउटसाइड। तो इंटरनल का मतलब ये होता है कि आपका जो मूवमेंट है इनसाइड इंडिया या इनसाइड कंट्री, आपका क्या होगा, मूवमेंट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर में, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंदर में, आपका आउटसाइड मूवमेंट कवर नहीं होगा। आउटसाइड का मतलब होता है मूवमेंट आउटसाइड द कंट्री। और ये आउटसाइड कंट्री जो मूवमेंट है ये कवर होता है अंडर आर्टिकल 21, जिसमें लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी के बेस पे आपका मूवमेंट आउटसाइड कंट्री ये कवर होता है। तो मूवमेंट, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इसके अंदर सिर्फ कवर होता है मूवमेंट इनसाइड द कंट्री। लेकिन इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जो कि ये सभी है। आप किसी भी, मतलब ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ये ऑन द बेस ऑफ, एक तो जनरल, जो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक के बेस पे, या प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के बेस पे आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लाया जा सकता है। अब बात करेंगे फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट। रेसिडेंट के अंदर में दो चीज़ें आती है, एक होता है रिसाइड और एक होता है सेटलमेंट। तो ये जो सेटलमेंट है या ये जो रिसाइड है ये पूरे देश के, देश में सभी पार्ट में हो सकता है। रिसाइड का मतलब होता है टेम्पररी, आप कहीं पे गए और टेम्पररी वहाँ पे रहे हो, आप वहाँ के परमानेंट डोमेसियल नहीं बन सकते, या आप परमानेंट डोमेसियल के उद्देश्य से नहीं गए हो, दैट इज़ द राइट टू रिसाइड। आप, आपके पास अधिकार है कि आप वहाँ जाके टेम्पररी रह सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास ये भी अधिकार है आप परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं वहाँ पे, आप वहाँ के डोमेसियल भी बन सकते हैं। अब हम समझेंगे इसके ऊपर क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो राइट, जो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट है इसके अंदर में दोनों अधिकार है आपके पास, एक तो रिसाइड का भी है और सेटलमेंट का भी है। मतलब आप टेम्पररी वहाँ जाके रह भी सकते हैं और परमानेंटली वहाँ पे रह भी सकते हैं, किसी भी देश के कोने कोने में। ओके, किसी भी देश के कोने में। देखिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। एक तो सबसे पहला, तो वहाँ का जो जनरल पब्लिक है उनका इंटरेस्ट देखा जाएगा। देन
जो शेड्यूल ट्राइब है, जो हमने यहाँ पे देखा कि उनका जो कल्चर है वो अलग होता है, लैंग्वेज, कस्टम, मैनर्स, ये सभी अलग होता है। इसीलिए यहाँ इनके सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस रेसिडेंट के ऊपर लेके आ जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया सर्टन काइंड ऑफ पर्सन्स को, जो कि मतलब टेम्प्ररी क्या परमानेंट भी सेटल नहीं हो सकते, जैसे प्रोस्टिट्यूट हो गया या जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, उनके मूवमेंट या उनके रेसिडेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बैन किया है। तो ये था फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट। अब हम समझेंगे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, मेनली जो प्रैक्टिस है कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई ऑक्यूपेशन हो गया, ट्रेड हो गया या बिजनेस हो गया, ये सभी कवर होता है। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी तरह का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, देन ट्रेड या बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये सभी किस लिए किया जाता है, मेनली प्रोफेशन किस लिए किया जाता है, फॉर द अर्निंग, कमाने के लिए, आपका लाइवलीहुड के लिए किया जाता है। तो लाइवलीहुड के लिए किया जाता है, तो इसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि आपको आपका जो मेनली जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है, इसको भी ध्यान रखा जाता है। आपके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के बेस मतलब जो आपके पास तो अधिकार है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज द इंटरेस्ट, एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाएगा। इसके अंदर क्या क्या अधिकार है जो कवर नहीं होते इसमें राइट टू प्रोफेशन में, जैसे कि ट्रैफिकिंग ऑफ द वीमेन एंड चिल्ड्रन, वीमेन और चिल्ड्रन का जो ट्रैफिकिंग है, ये राइट टू प्रोफेशन के अंदर में कवर नहीं होता है। या जैसे डेंजरस कोई प्रोफेशन कर रहे हैं आप, जिसमें हार्मफुल ड्रग्स, एक्सप्लोजिव जैसी चीज़ें आप बना रहे हो, तो उस टाइप का प्रोफेशन आपके लिए मतलब राइट टू प्रोफेशन के अंदर ये सभी चीज़ें कवर नहीं होगा। तो ये था फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो अभी हमने आर्टिकल 19 देखा, इसके पहले अभी हम समझेंगे आर्टिकल 20, दैट इज राइट, दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, कन्विक्ट किया है आपने, तो आपके आपके इस ऑफेंस के बेस पे आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन राइट्स है, तो ये अभी हम मेनली इस आर्टिकल 20 के अंदर में कवर करेंगे। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट, एक तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 20, ये आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। जो होता है इसके, जो ऑर्बिट्री और जो एक्सेसिव पनिशमेंट होता है, इसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्ट करता है ये जो राइट टू आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देन इसके अंदर मेनली 3 प्रोविजंस आते हैं। सबसे पहला है नो, अब किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है, सबसे पहला प्रोटेक्शन में सबसे पहला प्रोविजन है नो एक्सपोस्ट फैक्टो। नो एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि जैसे जो जैसे मान लीजिए कोई क्राइम है जो 2003 में किया गया है, कोई क्राइम है, तो उस समय जो सज़ा होगी वही सज़ा दिया जाएगा, ना कि अभी 2023 में, मतलब 20 साल के बाद अगर सज़ा चेंज होती है तो भी उस बेस पे आपको 2023 की सज़ा नहीं देते हुए आपको जिस समय जो कन्विक्शन किया गया है, जिस समय जो जो भी कन्विक्शन किया गया उस समय जो सज़ा थी, प्रिस्क्राइब लॉ, उस समय जो लॉ था वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं किया जाएगा। जिस समय जो लॉ था, उस समय जो कन्विक्शन हुआ था, उसके बेस पे ही आपको पनिशमेंट किया जाएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 2003 में कोई मतलब कोई कोई ऑफेंस किया है, कोई ऑफेंस किया है और उस समय उसकी सज़ा 2 साल थी। अभी 2023 में उसकी सज़ा 5 साल हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को इस ऑफेंस के बेस पे इसको 5 साल की सज़ा होगी। जिस समय जो ऑफेंस हुआ है उस समय जो सज़ा होगी वही सज़ा दिया जाएगा। तो नो एक्सपोस्ट फैक्टो, ओके। देन नो डबल जियो पार्टी, इट मीन्स व्हाट, आपको एक सज़ा के लिए, मतलब एक ऑफेंस के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा। नो मोर देन वंस, एक ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर में इसके अंदर में जो डिपार्टमेंटल कुछ पनिशमेंट होते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है सपोज, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर किसी करप्ट एक्टिव में या किसी भी चीज़ में अगर पकड़ा जाता है, ऑफेंस करता है, तो कोर्ट उसको सज़ा देगी, साथ में उसको उसका जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है उसका, वो भी सज़ा दे सकता है। तो ये नो डबल जियो पार्टी के अंदर कवर नहीं होगा। सिर्फ जो जुडिशियल होगा या कोर्ट होगा वही इसके अंदर कवर होता है। देन नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब
जिसके जो ऑफेंस किया है, मेनली जो ऑफेंस किया है वो व्यक्ति खुद का विटनेस नहीं बन सकता है, किसी भी फॉर्म में खुद का विटनेस नहीं बन सकता है। तो मेनली ये 3 प्रोविजन से इस प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, जो कि मेनली आपको प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट। ठीक है, ये था आर्टिकल नंबर 20। अब समझेंगे आर्टिकल नंबर 21, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, देन सेकंड इज द पर्सनल लिबर्टी। देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो किसी भी व्यक्ति का जीवन या उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो नहीं डिप्राइव की जा सकती, नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ के बेस पे जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश की गई है उसके बेस पे ही किसी भी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लिया जा सकता है या डिफ्राइव किया जा सकता है। अब देखो, इसके अंदर में हम मेनली सुप्रीम कोर्ट के 2 वर्डिक्ट समझेंगे। सबसे पहला है 1950 में जो गोपालन केस हुआ था, उसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट में, रिलेटेड टू द आर्टिकल 21, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो 1950 में गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, एक तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा था ये जो आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में, बस ये लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट में नहीं है। क्योंकि अपना संविधान जो है वो क्या करता है, क्या बताता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के बेस पे काम करता है। तो अगर लेजिस्लेचर, ऑलरेडी लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है एज पर द प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश्ड है लॉ के अंदर में, तो इसीलिए इसके बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का जो एक्शन है इसके अगेंस्ट में ही आपके पास प्रोटेक्शन है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। लेकिन जो लेजिस्लेचर के अगर कोई एक्शन होगा या लेजिस्लेचर कोई ऐसे लॉ बनाया गया जिसके वजह से आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लिया जा सकता है, तो दैट इज मेनली वो माना जाएगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्योंकि हम मेनली लेजिस्लेचर क्या फॉलो कर रहा है, ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, जो भी लॉ के अंदर में इस्टेब्लिश प्रोसीजर है उसको लॉ फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। फिर सेम वर्डिक उसके बाद 1950 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है 1978 में अपने जो वर्डिक है इसको मॉडिफाई करता है मेनका केस के अंदर में। ठीक है, मेनका केस के अंदर में 1978 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है, इसमें मेनली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लॉ को इसमें रिफ्लेक्ट होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिफ्लेक्ट होती है, जो कि मेनली अमेरिकन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, इसके अंदर में क्या बोला था, 1950 का हो गया, अब 1978 में मेन का केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, इस यहाँ पे इन्होंने वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया था। इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ये अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव है एज वेल एज लेजिस्लेटिव भी है। तो लेजिस्लेटिव के भी ऊपर, मतलब इससे भी अगेंस्ट में आपकी जो लाइफ है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है और पर्सनल लिबर्टी को भी। तो लेजिस्लेटिव जो है इसको जो भी रूल रेगुलेशन लेके आएगा इन इन सेंस ऑफ दिस प्रोटेक्शन, इन सेंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो भी लेजिस्लेटिव कानून लेके आएगा रिलेटेड टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट इन द मेनका केस के अंदर में। तो ये क्या दर्शा रही है, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ह्यूमन बींग है उसके फीलिंग्स को भी, मतलब उसके तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, लॉ के साथ साथ कानून के साथ साथ ह्यूमन, मतलब एक ह्यूमन को डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए क्या क्या आवश्यक थे, तो ये भी इसको ध्यान रखा जा रहा है। तो ये क्या है, मेनली ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। इसमें लॉ को ही सिर्फ ऊपर नहीं माना गया, मतलब लॉ को ही सिर्फ अधिक, लॉ को ही सर्वोपरि नहीं माना गया, ह्यूमन को भी सर्वोपरि माना, मतलब ह्यूमन को भी साथ साथ इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो कि मेनली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे 1978 में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो प्रोटेक्शन है ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेचर भी है। लेजिस्लेचर को अगर ऐसे कोई कानून बनाना होगा तो उसको रीजनेबल होना चाहिए, वो कानून फेयर होना चाहिए और जस्टिसेबल होना चाहिए, ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ मेनका केस। ठीक है, ये था आर्टिकल 21। अब समझेंगे हम आर्टिकल 21A जिसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है।
देखिए राइट टू एजुकेशन, इसके अंदर में स्टेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो भी चिल्ड्रन, जो भी बच्चे 6 साल से 14 साल के बीच में हैं, ओके, 6 to 14 ईयर्स के बीच में, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए संविधान ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 2002 में, जिसका एम था एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या मेनली अपना स्टेटमेंट दिया है इसके द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है 86वां, जिसमें राइट टू एजुकेशन है और आर्टिकल 21A ऐड किया गया। इसने कहा ये क्या है, द डाउन ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन है ये इन द सिटीजन राइट, मतलब चैप्टर ऑफ द सिटीजन राइट। सिटीजन राइट में एक बहुत बड़ा एक सेकंड रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये क्या है, डाउन ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ द सिटीजन राइट्स, ये कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो आर्टिकल था डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 45, जिसके अंदर ये कहा गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जबकि ये क्या था, एक डायरेक्शन है। डीपीएसपी क्या है, मेनली डायरेक्शन है टू द स्टेट। तो ये जस्टिसेबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा इन्होंने जो पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 डालते हुए इसको एक जस्टिसेबल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया है, मतलब एक फंडामेंटल राइट्स में ऐड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब इसको जस्टिसेबल बनाया गया है, एक अधिकार दिया गया है, ठीक है। जो भी 6 से 14 साल के बच्चे, उनको अभी एक फंडामेंटल राइट्स दिया गया कि अभी वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पा सकते हैं। तो आर्टिकल 21 अभी इसको जैसे ऐड किया गया 80, ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए जो आर्टिकल 21 ऐड किया गया, उसी तरह से आर्टिकल 51A भी ऐड किया गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में, जिसमें ये कहा गया कि जो सिटीजन्स है, मेनली जो पेरेंट्स है, उनको अपने बच्चों के लिए, ठीक है, प्रोवाइड करना चाहिए ये अपॉर्चुनिटी, मेनली जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए जो उनके बच्चे और वार्ड है इनको, ठीक है। ये मेनली अभी पेरेंट्स की या जो गार्जियन है उनकी एक ड्यूटी बन गई है कि वो अपने बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। ये फंडामेंटल ड्यूटी बताया गया अंडर आर्टिकल 51 ये। तो इसी के बेस पे ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21 ये राइट टू एजुकेशन, इसके बेस पे पार्लियामेंट ने क्या किया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया, जिसके बेस पे क्या हो रहा है, अभी बच्चे को, मतलब जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये था मेनली राइट टू एजुकेशन। इसके अंदर में आपको ये समझना है सबसे पहले कि ये है 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। देन इसके लिए ये प्रोवाइड करने के लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2002। और जो जो डीपीएसपी था, जिसमें आर्टिकल 45 था, मेनली जो ओरिजिनल संविधान के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, पार्ट, ठीक है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में जो आर्टिकल 45 जिसमें लिखा गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, इसी को ध्यान में रखते हुए ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ले गया और ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया। तो और इसके साथ ही साथ आर्टिकल 21A के साथ साथ आर्टिकल 51A ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में, जिसमें मेनली सिटीजन को ये ड्यूटी दिया गया कि वो प्रोवाइड करे ये अपॉर्चुनिटी टू देयर चिल्ड्रन एंड वार्ड के लिए। और इसी के बेस पे पार्लियामेंट ने क्या किया, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पास किया 2009 के अंदर में। तो ये था आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। अब समझेंगे हम आर्टिकल 22। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, अगेंस्ट अरेस्ट एंड अगेंस्ट डिटेंशन, दोनों अलग अलग चीज़ें। अब देखिए इसमें आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा पर्सन को, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये जो है डिटेंशन, ये क्या है, मेनली अरेस्ट तो पता है आपको, लेकिन डिटेंशन क्या है, ये एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है मेनली। यहाँ पे अभी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, ठीक है, और सॉरी ये क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, दो चीज़ों को अभी हम समझेंगे इस डिटेंशन के अंदर में। देखिए हम समझ रहे हैं आर्टिकल 22 जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। तो इसके अंदर में
हम डिटेंशन के अंदर में दो डिटेंशन टाइप समझेंगे, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसके अंदर में प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर में जो आपको डिटेंशन किया जाएगा, ये कब किया जाएगा, जब आपका ऑफेंस कमिट हो गया, आपने ऑफेंस कर लिया है। मेनली जो जो व्यक्ति जिसने ऑफेंस कर लिया है उसको ये प्यूनिटिव डिटेंशन दिया जाएगा बाय द कोर्ट। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ये ऑफेंस अभी नियर फ्यूचर करने वाला होता है, तो इसमें कोई ट्रायल नहीं होता है, विदाउट ट्रायल सिर्फ प्रिकॉशनरी के बेस पे ही आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब इसको जो व्यक्ति है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया जा सकता है। तो इसके अंदर में आर्टिकल 22 के अंदर में ये दोनों केसेस में, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, इन दोनों के केस में आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है, क्या क्या प्रोटेक्शन अधिकार है, राइट्स है, वो हम मेनली अभी हम यहाँ पे समझेंगे। तो प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया, आपने मतलब व्यक्ति ने ऑफेंस कर लिया है ऑलरेडी। और प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अभी ऑफेंस नहीं किया है, नियर फ्यूचर वो करने वाला है, जस्ट प्रिकॉशनरी के बेस पे आपको मतलब मेनली व्यक्ति को डिटेन किया गया है। तो आर्टिकल 22 जो है, ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन है, ये ऑर्डिनरी लॉ के तहत इसको डील किया जाता है, जिसके अंदर में जैसे जो व्यक्ति है उसको क्या क्या अधिकार होते हैं इस प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बेस पे। जो व्यक्ति है उसको अगर वो प्यूनिटिव डिटेंशन हुआ है तो उसको ऑर्डिनरी लॉ के तरफ ट्रीट किया जाएगा। तो उसके अंदर में क्या क्या उसके पास अधिकार है, तो सबसे पहला अधिकार ये है कि उसको ये ग्राउंड मतलब किस ग्राउंड के बेस पे उसको डिटेन किया गया है ये बताना पड़ेगा। तो पहला है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, उसको बताना पड़ेगा। देन उसको एक डिफेंडर, उसका रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ किया जाएगा। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है उसको 24 आवर्स के अंदर में मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने ऑफेंस कर लिया है, यहाँ पे ऑफेंस नियर फ्यूचर कर सकता है, जस्ट क्या है ये मतलब एक अनुमान है कि वो कर सकता है ऐसा, इसके बेस पे उसको डिटेन किया गया और यहाँ पे उसने ऑलरेडी ऑफेंस कर लिया है इस केस में, प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में। तो इसमें क्या क्या अभी व्यक्ति के पास अधिकार रहेगा ये दोनों अभी हम समझ रहे। तो सबसे पहला तो उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि उसको हम डिटेन किस लिए किए हैं, किस बेस पे उसको अरेस्ट किए हैं, ये बताना पड़ेगा। उसके बाद उसको अरेस्ट करने के बाद उसका डिफेंड करने के लिए भी कोई वकील होगा तो उसको अलाउ करना है। देन विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाना है। और अगर मैजिस्ट्रेट उसको कुछ बोलता नहीं, उसको अगर डिटेन करने के लिए नहीं बोलता है कंटिन्यू, ओके, मतलब उनकी जब मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट बोलता है कि इसको डिटेन नहीं करना है तो उसको विद इन 24 आवर्स उसको रिलीज कर देना है। ठीक है, ये है मेनली ये मेनली प्रोटेक्शन है अगेंस्ट दी अरेस्ट ऑर्डिनरी लॉ, मतलब प्रिवेंट जो प्यूनिटिव डिटेंशन है इस केस में आपके पास ये प्रोटेक्शन है। अब बात करेंगे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आपके पास कौन से अधिकार है। अभी आपने मतलब मेनली जो व्यक्ति ने है उसने अभी कोई क्राइम नहीं किया है, अभी उसको बस डिटेन किया है जस्ट प्रिकॉशनरी के बेस पे। तो उसके पास क्या क्या अधिकार रहेगा, सबसे पहला तो उसको 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू डिटेन नहीं किया जा सकता है। फिर 3 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड के जरिए उसको एडवाइजरी बोर्ड के जरिए अथॉरिटी लिया जाएगा। और एडवाइजरी बोर्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। तो उसके बाद 3 महीने के बाद अगर एक्सटेंड करना है उसका डिटेंशन तो एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल जरूरी है एक्सटेंशन के लिए। देन हमें ये भी बताना है उस व्यक्ति को कि उसको किस बेस पे उसको मेनली डिटेन किया गया है, तो उसके साथ कम्युनिकेट करते हुए उसको ग्राउंड बताना है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो उसको छुपाया जा सकता है। और उसके बाद जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके इससे अपोज मतलब उसको रिप्रेजेंटेटिव भी उसको अलाउ करना है सो दैट वो अपना केस आगे ले जा सके। तो ये था। अभी देखिए इसमें और क्या डिटेल में, अभी हमने क्या देखा, मेनली हमने ये देखा कि जो दोनों केस में प्यूनिटिव डिटेंशन में और प्रिवेंटिव डिटेंशन में व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, दोनों देखा। अभी अभी देखिए इसके केस में आर्टिकल 22 के केस में पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, पार्लियामेंट ऑथराइज है कि वो क्या कर सकता है, कोई भी सरकमस्टेंस हो या कोई भी क्लासेस ऑफ केस हो, ये डिसाइड कर सकता है कि किस सरकमस्टेंस के बेस पे, किस केस के बेस पे उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया जा सकता है। ये डिसाइड करने का काम मेनली ये अधिकार ये पार्लियामेंट के पास है। और वो जो पीरियड है उसको मैक्सिमम भी कर सकता है, जैसे
3 महीने है, जैसे 3 महीने है तो 3 महीने को वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। उसके बाद जिस तरह से जो एडवाइजरी बोर्ड काम करेगी, इंक्वायरी करेगी, उसकी क्या प्रोसीजर्स होगी, ये भी डिसाइड करने का काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट इसके ऊपर भी कानून बना सकता है कि कौन से प्रोसीजर के बेस पे उसकी इंक्वायरी होगी। मतलब ये जो एडवाइजरी बोर्ड जो इंक्वायरी करेगा आफ्टर 3 मंथ, अगर एक्सटेंड करना है तो एडवाइजरी बोर्ड उसको रिकमेंड करेगा, तो वो इंक्वायरी करेगा, तो वो क्या प्रोसीजर होगी ये भी डिसाइड करने का काम पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास 3 अधिकार है। सबसे पहले तो वो सर्कमस्टेंस को प्रिस्क्राइब कर सकता है, देन मैक्सिमम पीरियड कितना होगा उसको भी डिसाइड कर सकता है, और क्या प्रोसीजर होगी इस इंक्वायरी की जो एडवाइजरी बोर्ड करेगा कंडक्ट, तो इसको भी, इसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब देखिए, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ था, उसने जो 3 मंथ की जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था उसको रिड्यूस करके 2 मंथ किया था। लेकिन वो अभी भी पूरी तरह, मतलब अभी क्या है, अभी भी वो फोर्स में नया है, तो अभी कंटिन्यू क्या है, मेनली 3 साल वाला ही, सॉरी 3 मंथ वाला ही कॉन्सेप्ट अभी कंटिन्यू में, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 3 मंथ का ही है अभी भी। जबकि इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको रिड्यूस किया गया था। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने क्या किया है, डिवाइड किया पावर इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेस, इसको, इसके ऊपर जो संविधान है उसने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का दोनों का क्या क्या पावर रहेगा रिलेटेड टू दिस आर्टिकल 22, ये बताया है। तो देखिए, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है रिलेटेड टू द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी। अगर इसके बेस पे अगर कोई चीज़ करना है, इसके बेस पे अगर कोई कानून लेके आना है, तो वो पार्लियामेंट के पास अधिकार है। अब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के पास, दोनों के पास ये अधिकार है कि वो जो स्टेट की जो सिक्योरिटी है इसके बेस पे, पब्लिक ऑर्डर के बेस पे, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज टू द सिविलियन, ठीक है, मतलब लोगों को, इसके बेस पे भी, इसके बेस पे अगर कोई लॉ बनाना है, कुछ कानून बनाए, तो इसके बेस पे मतलब दोनों कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। इस केस में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी, इस केस में सिर्फ पार्लियामेंट के पास अधिकार है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेन सप्लाई एंड सर्विसेज, इसके बेस पे दोनों के पास अधिकार है, पार्लियामेंट के पास भी अधिकार है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी अधिकार है। तो देखिए, इसी के बेस पे पार्लियामेंट ने अलग अलग कानून बनाए, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 हो गया, जो कि एक्सपायर हो गया 1969 के अंदर में। उसके बाद एक मिसा करके मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इसको भी रिपील किया गया 1970, ये 1971 में आया, तो 1978 में इसको रिपील किया गया। देन ये है कोफे पोसा, ये क्या है, मेनली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, 1974। ये देन नासा है, नासा क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। देन ये है क्या बोलते हैं इसको, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। देन टाडा है, टाडा क्या है, मेनली टाडा है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट 1985, जिसको रिफिल किया गया 1995 के अंदर में। देन ये एक है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इलिक ट्रैफिक ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988। देन पोटा करके प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। देन ये है उपा, उपा क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इस तरह से अलग अलग एक्ट पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है फॉर दिस आर्टिकल 22। तो अभी हम समझेंगे, देखिए हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, हमने मेनली राइट टू फ्रीडम है इसको कम्प्लीटली समझा इस वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर हमने 6 राइट्स को जाना एकदम डिटेल में। उसके बाद इसके ऊपर क्या क्या मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है इसको भी हमने समझा, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट, देन प्रोफेशन, जो कि अंडर आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। इसके ऊपर ये क्या है, ठीक है, इसके बेस पे आपके पास क्या क्या अधिकार है और स्टेट क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकता है, ये सभी चीज़ें हमने जाना। उसके बाद हमने देखा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। जो जो कन्विक्शन फॉर ऑफेंस है, मतलब अगर व्यक्ति ने ऑफेंस किया है तो उसके बेस में उसके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 20, ये भी हमने जाना। देन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
आर्टिकल 21 इसको भी हमने देखा। फिर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21 ये इसको अभी हमने डिटेल में जाना। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब इन सर्टन केसेस आर्टिकल 22। ठीक है, तो इसको भी हमने डिटेल में जाना कि अरेस्ट मतलब डिटेंशन में भी जो प्यूनिटिव डिटेंशन है, उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन है, दोनों में क्या क्या आपके पास अधिकार हो सकते हैं, मतलब व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना। ठीक है, तो मेनली हमने इस वीडियो में जो राइट टू फ्रीडम है इसको कंप्लीटली डिटेल में हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 को हम कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।